हाँ, तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो स्वागत करता हूं आप सबका आपकी अपनी कक्षा साइंस की कक्षा में। तो हाई स्कूल में काफी लंबे समय बाद दोबारा आए, ठीक है। हम लोग का एक चैप्टर, हम लोग का एक वीडियो रह गया था। टॉपिक का नाम आप सभी ने थंबनेल में देख लिया होगा। हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, ठीक है। ये इसका लेक्चर नंबर 4। इससे पहले इस चैनल पर प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो ऑलरेडी 3 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। तो उम्मीद है आप सभी ने वीडियो लेक्चर्स देख लिए होंगे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग इस टॉपिक में इस वीडियो लेक्चर में रेडॉक्स रिएक्शंस का कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहां पर डिस्कस करेंगे क्या, उसकी कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। और उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे यहां पे कॉन्सेप्ट ऑफ कोरोजन। कोरोजन क्या होता है पहले उसको समझेंगे, उसके बाद उसका कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। फिर मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन को समझेंगे कि किस तरीके से हम किसी मेटल को कोरोजन होने से बचा सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग का आज का लास्ट टॉपिक रहेगा, वैसे आई थिंक मुझे लगता है बोर्ड इतने में ही फिल हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो भाई नोट्स कॉपी निकाल लीजिए, ठीक है। वीडियो लेक्चर को अच्छे से देखना, एंजॉय करिए, स्टार्ट करिए मतलब, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का प्यारा सा वीडियो लेक्चर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो कहानी स्टार्ट होती है भाई रेडॉक्स रिएक्शन से। तो क्या होता है रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो पहले सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं इस रेडॉक्स के मीनिंग से स्टार्ट करता हूं, ठीक है। आई होप, मुझे लगता है शायद आपको थोड़ी सी एको हो रही होगी, तो जस्ट अ मिनट। हाँ, थोड़ा सा दरवाजा खुल गया है तो शायद आपको एको में भी रिड्यूस हो गई होगी, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो हम लोग यहां पे स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट से। तो अगर मैं आपसे बात बोलूं कि रेडॉक्स का मीनिंग क्या होता है, तो रेडॉक्स जो होता है वो 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। एक होता है रेड, एक होता है ऑक्स, ठीक है। रेड प्लस ऑक्स लाल सांड, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। तो रेड का मतलब यहां पे एक्चुअली में मतलब होता है किससे? रिडक्शन से, रिडक्शन, ठीक। और ऑक्स का मतलब किससे होता है? ऑक्सीडेशन से। समझ आ गया? यानी सीधी सी भाषा में ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे हो। साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ हो रहे हो, है ना, एक साथ परफॉर्म हो रहे हो। तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। हालांकि रेडॉक्स रिएक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट या पूरा का पूरा चैप्टर है क्लास 11th में आपके, लेकिन हम लोग यहाँ पे बहुत थोड़ा सा एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत बेसिक एलिमेंट्री आइडिया लेंगे। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। तो रेड का मतलब रिडक्शन से और ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन से। अच्छा भैया, लेकिन रिडक्शन का मतलब क्या होता है? अब ये तो एक नई चीज है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पे आपको समझाने जा रहा हूं कि रिडक्शन का मतलब क्या होता है। समझेंगे बहुत ध्यान से। तो मैं क्या कहने वाला हूं? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और यहां पे और लगा के रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। समझ में आ गया? तो अगर कोई ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन आकर ऐड हो रहा है या फिर उसी प्रोसेस में ऑक्सीजन रिमूव हो रहा हो, है ना, किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस से ऑक्सीजन जो हो रहा हो रिमूव हो रहा हो, तो इन दोनों में से अगर कोई भी एक प्रोसेस अगर हो जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिडक्शन, ठीक है। प्रोसेस ऑफ रिडक्शन या रिडक्शन सिंपली, ठीक है। ठीक है। तो भैया ऑक्सीडेशन क्या होता है? तो मैंने कहा देखो यहां से ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो यहां पर क्या होता है? इसका ठीक अपोजिट करना है आपको। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ये तो नाम से भी क्लियर चल रहा होगा, ऑक्सीडेशन, है ना, नाम में भी चल रहा होगा कुछ ना कुछ यहां पर ऑक्सीजन आकर ऐड होना है, ठीक है। तो यहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और ब्रैकेट लगा के रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। सीधी भाषा में अगर कोई एलिमेंट है तो उससे अगर हाइड्रोजन निकल जाए या फिर अगर ये काम ना हो
तो ऑक्सीजन आके लग जाए। तो ऐसे में रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, या प्रोसेसेस को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, अब जब ये काम दोनों के दोनों एक साथ होने लगे तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं, सॉरी मतलब रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल आप देख सकते हो, एग्जांपल मैं यहां पे आपको ऐसे दिखाता हूं, बहुत ध्यान देखिएगा। एग्जांपल जैसे यहां पर है, लेट्स सपोज दैट हमारे पास हो जाता है कॉपर ऑक्साइड प्लस जिंक। अब अगर आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ रखी है ना, लेक्चर नंबर 3 में जस्ट इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में कवर कराया गया है, अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा तो जाकर उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर कॉपर ऑक्साइड और यहां पर जिंक की रिएक्शन हो रही है। अब जिंक जो होता है उसकी रिएक्टिविटी कॉपर से बहुत ज्यादा होती है, तो जिंक आएगा और इसे डिस्प्लेस कर देगा। रिएक्शन कराने का तरीका भी मैंने इसे 3rd लेक्चर में समझा रखा है, 2nd लेक्चर से ही उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आप उसे भी जाकर देख सकते हो। तो यहां से क्या होगा, यहां पर बन जाएगा जिंक ऑक्साइड प्लस कॉपर। समझ में आ गया आपको? तो अब आप यहां पर ध्यान से देखो, अब अगर आप रिएक्शन में ध्यान से देखो तो यहां पर क्या हो रहा है, कॉपर के साथ पहले ऑक्सीजन था, लेकिन अब यहां पर क्या है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है। यहां पे क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को रिडक्शन। तो यहां पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है भैया, अब अगर आप ध्यान से देखो तो पहले जिंक के पास ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन अब जिंक के पास क्या हो गया है, ऑक्सीजन ऐड हो गया है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन। चेक कर लो यहां पे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा कि एक ही रिएक्शन के अंदर दो प्रोसेस, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। ठीक है, तो इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। आई होप आप सभी को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। और एग्जांपल्स देखते हैं, देखिएगा ध्यान से। एग्जांपल जैसे यहां पे हमारे पास हो जाता है, एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे मान लीजिए हमारे पास हो गया MnO2, है ना, मैंगनीज ऑक्साइड कहते हैं इसको, बैटरीज में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रिएक्शन हो रही है HCl से, तो यहां पर आपके पास बन रहा है Mg नहीं, दिमाग में मैग्नीशियम चल रहा है मेरे, तो यहां पे बन रहा है आपके पास MnCl2 प्लस H2O। ठीक है, अगर आप चाहो तो यहां से वैलेंसी से ब्रेक डाउन करा के करा सकते हो, सिंपल सी यहां पर क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लगेगी। ठीक है, जिन लोगों ने पढ़ रखा होगा 3rd लेक्चर में हमसे, तो उन्हें इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। बाकी इसमें क्या है कि ये रिएक्शन आपको एग्जाम में दे दी जाती है, नहीं तो आप कम से कम 2 से 3 एग्जांपल तो रेडॉक्स रिएक्शन के याद करके ही जाओ। जो यूपी बोर्ड्स में और सीबीएसई बोर्ड में तो डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, या इस पर कोई असर्शन रीजन का क्वेश्चन बना देंगे, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेक्चर आएगा, उसमें मैं क्वेश्चंस को आपको कराना भी सिखाऊंगा। ठीक है, तो बस वीडियो लेक्चर के साथ आप जुड़े रहिए। तो यहां पर MnO2 आप चेक कर सकते हैं, यहां पर मैंगनीज के साथ ऑक्सीजन है, और यहां पे आप जैसे जा रहे हो मैंगनीज के साथ ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन हट गया, तो यहां पर हम इसे क्या बोलेंगे, रिडक्शन। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का हटना क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है, अब आप यहां पे देख सकते हो, यहां पर HCl है, तो यहां पर क्या है, हाइड्रोजन के साथ पहले क्लोरीन था, बट अब यहां पे क्लोरीन को हटाकर क्या आ गया है, ऑक्सीजन आ गया है। यहां से यहां पर किस में कन्वर्जन हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे भैया हम लोग ऑक्सीडेशन कहेंगे। ठीक है, तो एक ही रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक ही रिएक्शन में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो उसको हम लोग कंबाइंड इन टोटल फॉर्म क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। समझ में आ गया? तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, तो आप क्या बताओगे, अ रिएक्शन इन विच प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अकर्स साइमल्टेनियसली, है ना, एक इंपॉर्टेंट वर्ड यहां पे लगाना बहुत जरूरी है, अकर्स साइमल्टेनियसली इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहां पे कहानी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसी में हम लोग के पास एक टर्म और होता है, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूं, जस्ट अ मिनट। इसीलिए मैं पहले से क्या होता है कि हेडिंग को लिखता नहीं हूं, जगह मुझे पता है थोड़ी कम पड़ जाती है और बातें बतानी होती हैं। तो अब हम लोग यहां पर समझते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। तो यहां पे अगली टॉपिक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये लिखा है यहां पर, और हमारे पास क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, OA बोलेंगे, OA।
यहां पे हम क्या बोलेंगे, आर ए ओ ए, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड या ऐसे सब्सटेंस, ऐसे रिएक्टेंट्स, गौर करना मेरे वर्ड को, ऐसे रिएक्टेंट्स जो सामने वाले का क्या करा दें, ऑक्सीडेशन करा दें, मतलब जो सामने वाले को क्या करा दें, ऑक्सीडाइज करा दें। समझ आ गया? तो मैं यहां पे क्या लिखने जा रहा हूं, बहुत ध्यान समझना, दोज रिएक्टेंट्स वो, ठीक है, दैट, मुझे यहां लिखना चाहिए दैट ऑक्सीडाइजेस others are termed as oxidizing agent। समझ में आ गया? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे रिएक्टेंट्स, ठीक है, जो क्या करते हैं, सामने वाली पार्टी को, यानी सामने जो भी उनके होता है उसे क्या करा देते हैं, ऑक्सीडाइज करा देते हैं, यानी उनको ऑक्सीजन दे देते हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है भैया कि यहां पर इनके पास ऑक्सीजन ना हो और वो सामने वाले से हाइड्रोजन को खींच लें। अगर वो सामने वाले से हाइड्रोजन को खींच लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन वो भी हमारा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा ना, अगर हम लोग हाइड्रोजन को घसीट लेते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इसलिए बस मैंने यहां पे लिख दिया है ऑक्सीडाइजेस। मैंने यहां पर ये नहीं लिखा हुआ है कि वो ऑक्सीजन को हमेशा डोनेट ही करेगा। समझ आ गया? वरना फिर ये तो हमने ये भी लिखना पड़ेगा ना कि वो हाइड्रोजन को खींच भी तो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है। सीधी भाषा में मैंने लिखा है यहां पे क्या, ऐसे रिएक्टेंट्स, इस तरह वर्ड पे मार्क करना, ऐसे रिएक्टेंट्स जो क्या करें, सामने वाली पार्टी को ऑक्सीडाइज करवा दें, ठीक है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारे पास कुछ कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। अब अगर मैं आपको यहां पे ट्रिक बताना चाहूं, अगर एग्जाम में आपके पास आता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को पहचानो, बताओ कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ठीक है। आपको सीबीएसई में क्या दिए जाएंगे, कुछ क्वेश्चन दे दिए जाएंगे और कुछ कंपाउंड से दिए जाएंगे, आपसे कहा जाएगा बताओ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हो सकता है आपने उस कंपाउंड को पढ़ा हो सकता है ना पढ़ा हो, कैसे टिक करेंगे, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि इसके पास ऑक्सीजन हो, वो तो कंफर्म है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है, कंफर्म है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। भाई जिसके पास ऑक्सीजन है तो सामने वाले को ऑक्सीजन ही डोनेट कर सकता है, सिंपल सी बात है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जैसे हमारे पास लेट्स सपोज दैट हो गया MnO2 हो गया, ठीक है। फिर हमारे पास क्या हो सकता है, ठीक है, फिर हमारे पास जैसे यहाँ पे लेट्स सपोज दैट O2 हो सकता है ना, ऑक्सीजन गैस की रिएक्शन हो गई तो वहां पर भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है। ZNO हो गया, ठीक है, और हमारे पास क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड हो गया। ये जितने भी ऑक्साइड हमारे पास होते हैं वो सब क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैटेगरी में आते हैं। समझ में आ गया आपको, ठीक है ना। तो इस तरीके से जैसे हमारे पास क्या हो गया, H2SO4 हो गया, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन बहुत भारी मात्रा में। हमारे पास क्या हो गया, ओजोन हो गया, ओजोन में आप जानते हो O3, ओजोन का फॉर्मूला अगर आप नहीं जानते तो O3 होता है, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया। फिर आपके पास आप जानते हो क्या होता है हमारे पास, फिर एक्चुअली में हमारे पास क्या होता है, जैसे हमारे पास HNO3 हो गया है ना, HNO3, तो ये आपके पास क्या होता है, नाइट्रिक एसिड, भारी मात्रा में ऑक्सीजन। तो ये आपके पास क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। रेड्यूसिंग एजेंट समझ लेते हैं। रेड्यूसिंग एजेंट भैया जो सामने वाली पार्टी को क्या करें, रिड्यूस करें, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। भैया बहुत सिंपल सी बात है ना, थोड़ा सा डिफरेंट पेन से लिखते हैं, मजा आएगी। यहां पे हम क्या लिखेंगे, दोज reactants that reduces others are termed as RA, ठीक है। तो मैंने RA शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है। ऐसे रिएक्टेंट्स जो सामने वाली पार्टी को क्या करें, रिड्यूस करें, ठीक है, रिड्यूस करने की क्षमता रखें, ठीक है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स बोलते हैं, ठीक है। अब रिड्यूसिंग एजेंट अगर वो है तो वो हाइड्रोजन को ऐड भी करवा सकते हैं या फिर वो ऑक्सीजन को रिमूव भी करवा सकते हैं, ठीक है, दोनों में से कोई भी एक काम करवा सकते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। अब अगर हम एग्जांपल इसके देखना चाहें, ठीक है, तो इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। जिसके पास हाइड्रोजन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। तो यहां पर जैसे आपके पास क्या हो जाएगा, H2, हाइड्रोजन गैस, तो उसके पास हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन है। अच्छा H2SO4 यहां हो सकता है क्या, हाँ हो तो सकता है, लेकिन भैया ये तो यहां पर ये भी है। हाँ अब आपको देखो ध्यान रखना है,
ध्यान आपको यहां पर ये रखना है कि ये जो H2SO4 होता है, ये जो एसिड में ये होता है, ये यहां इसके पास भी तो देखो, इसके पास हाइड्रोजन भी है, इसके पास ऑक्सीजन भी है, समझ में आ रहा है आपको? तो ये सब क्या होते हैं, ये सब कुछ कॉमन रिएजेंट्स होते हैं जो समय समय पर क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों की प्रॉपर्टी को शो कर सकते हैं, ठीक है। यानी एक रिएक्शन में तो एक ही काम करेंगे, अगर ऑक्सीडेशन करने वाले हैं तो ऑक्सीडेशन ही करेंगे, रिडक्शन करने वाले हैं तो रिडक्शन ही करेंगे। वो सामने वाली पार्टी को देख के पता चलता है, ठीक है, कि सामने बैठा कौन है, उसके अकॉर्डिंग कैसे बिहेव करना है। होता है ना तुम्हारे साथ, सामने कौन है, कोई लड़का तुम्हारा दोस्त है, तू तड़ाक करके बात कर रहे हो, है ना, वो है, वो ही, हाँ, अगर वो है तो उससे क्या बात है ना, तो ये तरीके होते हैं भाई सब, है ना। तो देखो यहाँ पर और क्या हो सकता है, जैसे H2S हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होता है, हाइड्रोजन इसके पास है, ठीक है। हमारे पास क्या होता है, HCl हो गया, ये एसिड है ना, तो उसके पास हाइड्रोजन है, ये हमारे पास क्या हो गया, एक बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप ट्रिक ध्यान रखो, ट्रिक ये होती है, अगर एग्जाम में आपको कुछ भी ना आए, जिसके पास ऑक्सीजन तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, और जिसके पास हाइड्रोजन वो क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। समझ में आ गया, ये बात हो गई। अब सुनो, ये ट्रिक है, लेकिन ये ट्रिक है, इससे आपके 95% क्वेश्चन हो जाएंगे। अब सुनना, मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर यहां पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अच्छा दोनों के दोनों प्रोसेस क्या होते हैं, साथ में होते हैं, हाँ भैया साथ में होते हैं, ये तो अभी आपने बताया था कि यहां पर जो रिडॉक्स होता है उसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ ही में होते हैं, ठीक है। तो अगर भैया ये अपने आप को ऑक्सीजन, अगर ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है ना, मतलब एक होता है ना, रब ने बना दी जोड़ी, है ना, वो तो इस वाले कंपाउंड ने, भाई यहां पर क्या था, ये वाला कंपाउंड था, इसने इस वाले कंपाउंड की जोड़ी बना दी। चलो तुमको बहुत अच्छे एग्जांपल समझाते तुम्हें मजा आ जाएगा, ठीक है। मान लो ये दो लोग थे और ये दोनों लोग क्या करते थे, एक दूसरे को पसंद करते थे, ठीक है। चलो ठीक है, मान लो यहां पर तुम्हारी क्रश थी, ठीक है, तुम्हारी क्रश तुम्हारा क्रश, ठीक है। हम लड़कों की बात करेंगे ना कि लड़के इस चीजों में ज्यादा धोखा खा जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारी क्रश थी, ठीक है, ये तुम्हारी क्रश और ये तुम्हारा एक दोस्त था, है ना। चलो मान लो तुम्हारा दोस्त था, सगा दोस्त था, बहुत प्यारा दोस्त था, ठीक है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, बेस्ट फ्रेंड में ऐसा नहीं होता ये सब, लेकिन चलो ठीक है, बेस्ट फ्रेंड नहीं था, बस फ्रेंड था, ठीक। तो तुम्हें भाई तुम्हारी क्रश पसंद थी, लेकिन तुम्हारी क्रश को ये पसंद था, और तुम्हारे दोस्त को, तुम्हारा दोस्त भी एक दिन आता है तुम्हें बताता है कि भाई हमें पसंद है, ठीक है। तो तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें धक्का लगेगा, ठीक है, तुम्हें धक्का लगेगा। अब तुम क्या करते हो, लेकिन तुम करते हो ठीक है, चलो तुम बढ़िया इंसान हो, तुम सामने वाले इंसान की खुशी चाहते हो, ठीक है, पेशेंट वाले इंसान हो, ठीक है। तो तुम क्या करते हो, किसी तरीके की थोड़ी थोड़ी बातचीत करा देते हो ना, इनके बीच में नहीं आते हो, ठीक है, मतलब इनकी हेल्प कर रहे हो। तो जैसे तैसे क्या करते हैं ये लोग, क्या करते हैं, कंपाउंड बना लेते हैं, यानी कपल बना लेते हैं, ठीक है। बड़ी दुख भरी स्टोरी होते हुए कॉन्सेप्ट को समझने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, तो ये चीज है। तो देखो एक जगह क्या किया तुमने इन दोनों की जोड़ी बना दी, तो तुमने इनकी जोड़ी बना दी तो तुम क्या हुए, तुम कपलिंग रिएजेंट हुए। कपलिंग रिएजेंट का क्या मतलब होता है, जो कपलिंग करवा दे, समझ आ गया। ऐसे ही देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीडेशन करवा दे। अब समझो, जिसने सामने से कपलिंग करवाई तो ये कपलिंग रिएजेंट हो गया। अब इसने कपलिंग करवाई तो इसने खुद थोड़ी कपल किया होगा, समझ में आ गया ना, ऐसे खुद थोड़ी कपल किया होगा, इसको दुख भी लगा होगा। तो वही चीज है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने वाले का तो ऑक्सीडेशन करा देता है, लेकिन अब उसने सामने वाले को ऑक्सीजन दे दिया, तो जब उसने सामने वाले को ऑक्सीजन दे दिया तो उसका ऑक्सीजन तो गया सामने जाके चिपक गया, तो उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन सामने वाले का। लेकिन यहां से एक ऑक्सीजन निकला भी तो है ना, यहां से हमारे कुछ अरमान निकले भी तो हैं, तो दुख भी तो होगा। तो समझ में आ गया ना। तो यहां से अगर ऑक्सीजन निकल रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीजन डोनेट हो रहा है, तो उसके पास ऑक्सीजन का लॉस भी तो हुआ। अगर ऑक्सीजन का लॉस होता है तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। समझ में आ गया। तो सीधी सी भाषा में अगर मैं आपसे बोलूं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, सामने वाली पार्टी का ऑक्सीडेशन कराते हैं और खुद का क्या कराते हैं, रिडक्शन करा देते हैं। समझ में आ गया। खुद बर्बाद होकर सामने वाले को आबाद कर देते हैं, सीधी कहानी, ठीक। चलो ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, इनका भी सेम काम है। अब चलो रिडक्शन समझ लो आप, बर्बाद, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये उल्टे काम करते हैं, ये सामने वाली पार्टी को बर्बाद कर देते हैं। रिडक्शन मतलब समझो बर्बादी, ऐसा कुछ है नहीं, बट है ना, सामने वाली पार्टी को बर्बाद कर देते हैं, खुद क्या हो जाते हैं, आबाद हो जाते हैं, ठीक। तो ये सामने वाले पार्टी को रिड्यूस करते हैं। अब जब ये सामने वाली पार्टी को रिड्यूस करते हैं तो ये खुद को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे। समझ में आ गया।
आई होप आपको यहाँ पे बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, इसमें कोई भी तकलीफ आपको नहीं होगी। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ाया जा रहा है, बहुत शिद्दत से पढ़ाया जा रहा है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एग्जाम में क्वेश्चन रखा हुआ है भाई साहब, समझ में आ गया? अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप इस रिएक्शन को देखो और अच्छे से जरा बताओ मुझे कि इसमें जो कॉपर ऑक्साइड है वो क्या है। ये इसका खुद का देखो क्या हो रहा है, रिडक्शन। देखो यहां से खुद देखो आप, इसका खुद का हो रहा है रिडक्शन, तो ये सामने वाले का, इसकी सामने वाली पार्टी का वो क्या करा रहा है, ऑक्सीडेशन। इसने इसको ऑक्सीजन तो दिया, समझा क्या? तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया, ये हो गया। अच्छा, इसी रिएक्शन में अगर मैं आपसे बोलूं रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया, तो अगर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया तो बच्चा हुआ दूसरा कौन सा हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नीचे वाले रिएक्शन में आप ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूं कि यहां पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, फाइंड आउट द रिड्यूसिंग एजेंट इन द रिएक्शन। बहुत ध्यान से देखना, अब सुनना, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा उसने सामने वाले को बर्बाद किया होगा, है ना। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, खुद को ऑक्सीडाइज करता है, खुद को आबाद करता है और सामने वाले को बर्बाद करता है। ठीक है, तो देखो आबादी कहां चल रही है और ऑक्सीडेशन किधर हो रहा है, ये देखो, ये यहां पे हो रहा है ऑक्सीडेशन। ये देखो, ये खुद तो यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, खुद तो आबाद हो रहा है, लेकिन सामने वाली पार्टी को क्या कर रहा है, बर्बाद कर रहा है ना। हाइड्रोजन अपना उसको दे दिया बेचारे के पास, हाइड्रोजन दिया नहीं बट उससे ऑक्सीजन निकाल दिया, देख रहे हो कितना। मैं बोल नहीं सकता ऑन कैमरा, ठीक है, लेकिन यहां पर आई होप आपको यहां पे बिल्कुल कहानी समझ में आ गई होगी। ठीक है, कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूस एजेंट को कैसे पहचानते हैं, कि क्या कॉन्सेप्ट होता है, ट्रिक क्या होती है कि अगर एग्जाम में आ जाए तो हम उसको ऑन द स्पॉट करेक्ट कर दें। ठीक है, तो यही सब चीजें आपको यहां पे पता चल गई। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन है कि यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं कि जिंक ऑक्साइड क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कि रिड्यूसिंग एजेंट? चलो 10 सेकंड लो और तुरंत कमेंट करो, सोचो, जब तक मैं हेडिंग डाल लेता हूं। हाँ तो भाई सोच लिया, तो जिन लोगों का भी एग्जाम आंसर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, शाबाश हो, आपका आंसर बिल्कुल ही गलत है। और जिनका आंसर रिड्यूसिंग एजेंट था, शाबाश, आपका आंसर और ज्यादा गलत है। ठीक है, दोबारा पढ़ने की जरूरत है रिड्यूसिंग एजेंट वाले। बाकी जिन्होंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला तो उसमें क्या दिक्कत थी भैया, आपने अभी तो बताया था जिसके पास ऑक्सीजन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अरे तो प्यारे भाई, मेरे भाई बहन, मैंने यहां पर ये भी तो लिखा है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट है ना। ऐसे एक रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स होते हैं वही ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी या रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं। समझ आ गया? यानी अगर इस रिएक्शन में मैं आपसे पूछूं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये होगा, ये नहीं होगा। समझ आ गया? एक रिएक्शन में दो दो तीन तीन चार चार ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट नहीं हो सकते, कोई एक ही होगा, जो सबसे मोस्ट पावरफुल होगा उसी को हम बेस्ट कंसिडर करते हैं। ठीक है, यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट सिर्फ एक ही होगा, जिंक। ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो सकता। समझ आ गया ना? क्योंकि ये रिएक्शन बैक नहीं जा रही है, रिएक्शन आगे जा रही है। समझ आ गया? फॉरवर्ड रिएक्शन चल रही है। क्लियर हो गई बात याली? तो ध्यान रखना कि हमेशा भाई रिएक्टेंट को देखकर ही हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं या पता लगाते हैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इस तरह पे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। आगे हम समझते हैं, हम लोग का टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ कोरोजन। मेरा कैमरे में चेक कर लेता हूं, आपको दिख रहा है? ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन आपको दिख रहा है, वीडियो लेक्चर की क्वालिटी बिल्कुल मस्त है। ठीक है, अगर वीडियो लेक्चर बढ़िया लग रहा है, क्वालिटी मस्त है, आवाज बढ़िया लग रही है, मेरा हौसला जोश बढ़िया लग रहा है, तो कमेंट कर देना। ठीक है, एक लाइक जरूर मार देना, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करवा देना, खुद भी कर लेना। ठीक है, हाँ भाई साहब कर लेना, कर लेना। कॉन्सेप्ट ऑफ कोरोजन, अब हम समझते हैं कोरोजन क्या होता है। जरा मैं एक डेफिनेशन लिखता हूं पहले। इट इज अ केमिकल process in which is
ठीक है। तो देखो यहां पर मैंने क्या लिखा हुआ है, कॉन्सेप्ट ऑफ कोरोजन में मैंने यहां पे लिखा हुआ है इट इज अ केमिकल प्रोसेस। पहली बात तो यहां पर ये कैसा प्रोसेस होता है, केमिकल प्रोसेस होता है। केमिकल प्रोसेसेस क्या होते हैं, परमानेंट प्रोसेसेस होते हैं। तो ये परमानेंट प्रोसेस होता है। परमानेंट प्रोसेस का मतलब क्या हो गया, ये इरिवर्सिबल होगा। इरिवर्सिबल का क्या मतलब होता है भाई, तो परमानेंट प्रोसेसेस होते हैं ना, in which a metal surface is gradually degraded by continuous contact of moisture, pressure, humidity, oxygen, etc. समझ आ गया। यानी ग्रेजुअली का मतलब होता है स्लोली स्लोली, धीमे धीमे, ठीक है। यानी धीमे धीमे कॉन्टिन्यूअस कांटेक्ट के होने से, किसके कॉन्टिन्यूअस कांटेक्ट के होने से, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर। अच्छा प्रेशर कांटेक्ट में कैसे रहेगा, प्रेशर तो इफेक्ट करता है, ठीक है। प्रेशर एक काम करो, यहां से प्रेशर को इरेज कर दो, समझ में आ गया। ऑक्सीजन एसेट्रा, यानी इन सब चीजों के कांटेक्ट में, किसी मेटल सरफेस के इन सब चीजों के कांटेक्ट में रहने की वजह से, ठीक है, कांटेक्ट में रहने की वजह से जो ब्राउन कलर की, ठीक है, जो इट इज अ केमिकल प्रोसेस इन व्हिच अ मेटल सरफेस इज ग्रेजुअली डिग्रेडेड बाय कंटीन्यूअस कांटेक्ट ऑफ मेटल, ठीक है, सो that unwanted colored compound may formed। समझ आ गया। तो वैसा बहुत ध्यान सुनना, कोरोजन क्या होता है, अगर आप मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में किसी मेटल सरफेस को बहुत लंबे समय तक रखते हो, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, धीमे धीमे उस मेटल की जो सरफेस होती है वो डिग्रेड होने लगती है। डिग्रेड होने का क्या मतलब होता है, वो खत्म होने लगती है। क्यों खत्म होने लगती है, क्योंकि वो ऑक्सीजन से और ह्यूमिडिटी के अंदर क्या होता है, वाटर होता है, उससे रिएक्शन करती है उसकी मेटल की सरफेस। आप जानते हो कि मेटल्स जो होते हैं वो हाई रिएक्टिविटी के होते भी हैं, जो मॉडरेट रिएक्टिविटी के होते हैं वो भी क्या करते हैं, वो लंबे समय में रिएक्शन करते हैं, है ना, बस अंतर इतना ही होता है। तो उनकी जो आउटर लेयर होती है वो रिएक्शन करके क्या बना लेती है, कुछ अनवांटेड कलर्ड कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर देती है। समझ में आ गया। जैसे आप सबसे अच्छा एग्जांपल यहां पे किसका ले सकते हो, अगर मैं आपसे एग्जांपल की बात करूं तो यहां पे आप आयरन का, रस्टिंग ऑफ आयरन ले सकते हो, ठीक है। अब देखो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, आयरन के ऊपर जो ब्राउन कलर की लेयर जम जाती है, जिसको आप लोग हिंदी में जंग कहते हो, है ना, जंग नहीं जंग, ठीक है। जंग तो तुम्हें जो मतलब वो जंग तो वो है जो तुम लड़ रहे हो, ठीक है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन, अच्छा ध्यान है ना, कोरोजन ऑफ आयरन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। तो रस्टिंग अगर आपसे कोई बोले क्या होता है, ठीक है, तो अगर हमारा मेटल आयरन होगा तो हम लोग कोरोजन को क्या बोलेंगे, रस्टिंग बोलेंगे। समझ में आ गया। तो रस्टिंग और कोरोजन एक ही है, बस आयरन अगर होता है तो हम लोग रस्टिंग बोलते हैं, बाकी अगर कोई दूसरा मेटल होता है इन जनरल अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग कोरोजन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल करते हैं कोरोजन, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या होता है, एक ब्राउन कलर की लेयर चढ़ जाती है ना, आपने देखा होगा ब्राउन कलर की लेयर होती है, ब्राउन नहीं है, ब्राउन, ठीक है, ब्राउन कलर की लेयर चढ़ जाती है, ठीक है। फिर आपने देखा होगा जैसे कॉपर हो गया, है ना, तो कॉपर के ऊपर आपने देखा होगा जो पीतल के बर्तन होते हैं उसके ऊपर क्या हो जाता है, उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की लेयर चढ़ जाती है ना, देख रहे हो ग्रीन से लिख रहा हूं, ग्रीन कलर की लेयर चढ़ जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद से फिर क्या होता है हमारे पास, फिर जैसे हमारे पास क्या होता है, सिल्वर होता है ना, सिल्वर गोल्ड। आपने देखा होगा घर में मम्मी चांदी वगैरह पहनती है, बिछिया, पायल, है ना, ये सब चीजें। तो ऐसी कंडीशन में क्या होती है, अंगूठी वगैरह, तो ऐसी कंडीशन में उसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है ब्लैक कलर की, है ना, ब्लैक कलर की उसके ऊपर क्या हो जाता है, लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। बहुत लंबे समय में होता है, आपने देखा होगा। फिर कभी कोलगेट से गर्म पानी का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, उसको मम्मी साफ करती है, ठीक है। तो ये सब चीजें हमारे पास हो गया, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे सब चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आप बढ़िया तरीके से इसको नोट करो और हम बढ़ते हैं मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, ठीक है। क्या हम किन मेथड्स का हम इस्तेमाल करें कि हमारा कोरोजन का जो प्रोसेस होता है या तो वो स्लो डाउन हो जाए या तो वो रुक जाए, ठीक है। जल्दी करो। हाँ भाई, तो अभी तक हम लोग वीडियो लेक्चर में कॉन्सेप्ट ऑफ रेडॉक्स और कॉन्सेप्ट मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रेडियोइंग एजेंट का कॉन्सेप्ट जो है पूरा समझ लिया है, ठीक है। तो अब हम भाई आगे बढ़ते हैं कोरोजन को समझने के बाद कि मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन क्या होते हैं।
ठीक है। तो 4 से 5 मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन है, ठीक है। जैसे उसमें सबसे पहला क्या होता है, ठीक है, सबसे पहला होता है बाय एप्लीकेशन ऑफ पेंट्स, ठीक है। तो अगर आप किसी सरफेस में है ना, लेट्स सपोज दैट आप मान लो कि आपके पास यहां पर क्या है, एक पेंट की क्या है सरफेस है, ठीक है। अब उस पेंट की सरफेस के ऊपर आप क्या लगा देते हो, पेंटिंग कर देते हो ना, पेंटिंग कर देते हो यानी पेंट लगा देते हो ना घर में। इससे क्या होता है, पेंटिंग करवाई जाती है। पेंटिंग करवाने का एक बहुत बड़ा मकसद तो ठीक है, डेकोरेशन तो होता ही है, बट पेंटिंग कराने का उससे भी बड़ा मकसद होता है लोहे के जो आइटम्स होते हैं, ठीक है। तो अब तो एल्यूमिनियम में भी होने लगी है, अब तो एल्यूमिनियम में भी पेंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने लगा है, ठीक है। तो ये अच्छा मेरे कॉलेज में क्या है, पेंट टेक्नोलॉजी है, ठीक है, एसबीटी हरगोविंद बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश कानपुर, ठीक है। तो यार यहां पर क्या होता है, पेंट अगर आप अप्लाई करते हो तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, मेटल की सरफेस, ठीक है, मेटल यानी एम, और उसके बाहर क्या हो जाती है, एक लेयर बन जाती है पेंट की। तो इससे जो ऑक्सीजन का जो कांटेक्ट होता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। और जैसे ऑक्सीजन का कांटेक्ट ब्रेक हो जाता है या फिर जो वाटर होता है उसका कांटेक्ट ब्रेक हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में भाई क्या होता है, जो हमारा मेटल होता है वो लंबे समय तक टिक जाता है, ठीक है। तो पहला तो ये, पहला तरीका तो ये हो गया। अगला तरीका अगर मैं आपसे बात बोलूं, सेकंड बाय एप्लीकेशन ऑफ ऑयल्स एंड ग्रीस, ठीक है। तो भाई देखो ध्यान से, अगर आप ऑयल्स और ग्रीस का इस्तेमाल करते हो, ठीक है, या सीधी सी बात है बोलो लुब्रिकेंट्स का, ठीक है। लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं, लुब्रिकेंट्स यार वो मटेरियल होते हैं, सीधी समझो, जो क्या करते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। लुब्रिकेशन करते हो, लुब्रिकेशन का मतलब होता है ऑयल्स या फिर ग्रीस का इस्तेमाल करना, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो गाड़ी के इंजन होते हैं या मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं, उसमें आप ग्रीसिंग करके क्या करते हो, उसमें फ्रिक्शन को कम कर देते हो। और जैसे ही आप फ्रिक्शन को कम कर देते हो, तो ऐसी कंडीशन में जो मॉइस्चर होता है, जो फ्रिक्शन की सरफेस जो उबड़ खाबड़ हो जाती है ना, क्योंकि सरफेस घिसता है, रफ होता है, तो रफ होता है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, उबड़ खाबड़ हो जाती है, तो सरफेस एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है इसकी, रेट ऑफ रिएक्शन कोरोजन होने की, वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो अच्छा, ऑयल्स और ग्रीस लगा के भी आप सेम वही काम कर सकते हो कि अगर आपने ऑयल्स और ग्रीस लगा दिए तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो आपका मेटल होगा, ठीक है, मान लो ना हमारे पर ऑयल की क्या है, लेयर है ना, ऐसे करके, तो सेम इसका भी वही काम है, क्या करता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट को रोकता है और वाटर के कांटेक्ट को क्या कर देता है, रोक देता है। क्लियर वही वाली बात। तो आई होप आपको यहां पे बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। यहां पर भी ये मेटल एम, ठीक है। अगला हमारे पास होता है थर्ड नंबर पे, अगला होता है हमारे पास बाय एप्लीकेशन ऑफ, ठीक है। एक सेकेंड, एप्लीकेशन नहीं करेंगे यहां पर, जस्ट अ मिनट, वेट अ मिनट। तो यहां पर हम लोग एप्लीकेशन नहीं, बाय प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन, बाय एलॉइंग, ठीक है। चलो एलॉइंग कर देते हैं ना। अब ये एलॉइंग क्या होता है, आपने कभी एलॉय का नाम सुना है? अगर आप क्लास 9 में आपने हेटेरोजीनियस या होमोजीनियस पढ़ा होगा तो आपने एलॉय का नाम सुना होगा, आई थिंक। तो बेसिकली एलॉय क्या होता है, एलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस याद आ रहा है कि वो भी भूल गए। होमोजीनियस का मतलब होता है जो एक समान होता है, ठीक है। तो होमोजीनियस का मतलब होता है मेटल्स का ऐसा मिक्सचर, बहुत सारे मेटल्स अलग अलग लिए जाते हैं, ठीक है, स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, डक्टिलिटी के अकॉर्डिंग, मिलिबिलिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, डेंसिटी, मास, है ना, इन सब के अकॉर्डिंग, वो अभी आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। उसकी रिएक्टिविटी क्या है, तो उनको क्या किया जाता है, मेल्ट किया जाता है। मेल्ट करने के बाद उनको मिलाया जाता है, तो मिलाने पे क्या हो जाता है, वो एलॉय बन जाते हैं, ठीक है। यानी मेटल का या सॉलिड्स का एक ऐसा होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है, जिसमें मेटल्स हो ना, ऑफ कोर्स मेटल्स का इस्तेमाल किया जाएगा, तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, एलॉयज बोलते हैं, ठीक है। एलॉयज बोलते हैं, तो बाय एलॉइंग, ठीक है। तो अब अगर आप एलॉइंग कर देते हो, यहां पे मैं लिख देता हूं मिक्सचर ऑफ मेटल्स। मैं तो यहां पे मिक्सचर ऑफ मेटल्स लिख रहा हूं, बट आपको क्या लिखना है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स। में आ गया। अगला हमारे पास क्या होता है, अगला प्रोसेस हमारे पास होता है बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, अगर आपने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ रखा है, ठीक है, नहीं भी पढ़ रखा तो चलो कोई बात नहीं, थर्ड चैप्टर में इसकी डिटेल में बात होगी, बट अभी आप बस ये समझ लो
किसी से जैसे क्या होता है कि कोई यहाँ पे हमारे पास क्या है, लेट्स सपोज सिल्वर है, ठीक है, सिल्वर छोड़ो, आप कॉपर है आपके पास, है ना, आपके पास कॉपर है और आपके पास यहाँ पर क्या है कि कोई चम्मच है, कोई जिंक का चम्मच है, ठीक है, जिंक का चम्मच है। तो उस जिंक के चम्मच के ऊपर आप क्या करते हो, कॉपर की एक लेयर को डिपॉजिट कर देते हो। तो उस कॉपर की लेयर को डिपॉजिट करने से क्या होता है, कॉपर क्योंकि होता है लो रिएक्टिविटी का, अब कॉपर जिंक से लो रिएक्टिविटी का होता है, इसलिए कॉपर ज्यादा टाइम लेगा एज कंपेयर टू जिंक। अकेले जिंक के जो कॉपर होगा वो ज्यादा टाइम लेगा। इसी वजह से क्या होता है, जो जिंक होता है वो लंबे समय में खराब होता है। खराब तो होता ही है ऑफ कोर्स, बट लंबे समय में, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, बाई इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आप चिंता ना करो, है ना, बस आप लिख लो। आप ये समझो कि एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल का जो सरफेस होता है या लेयर होती है उसको अप्लाई किया जाता है, ठीक है, ठीक है, समझ गया भैया। पांचवें नंबर पे आपके पास क्या होता है, बाई, है ना, बाई यहां पर क्या हो जाता है, बाई गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। अगर आप गैल्वेनाइजेशन का इस्तेमाल करते हो तो ऐसी कंडीशन में आपका काम हो सकता है। अब गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, मेटल्स की सरफेस ली जाती है, उसके ऊपर जिंक की कोटिंग की जाती है, ठीक है। तो जिंक की जब आप उसके ऊपर कोटिंग कर देते हो, जैसे आयरन वगैरह है, तो आयरन के ऊपर आपने जिंक की कोटिंग कर दी, भैया जिंक तो और खतरनाक होता है आयरन से, जिंक की जो रिएक्टिविटी होती है वो आयरन से और ज्यादा खतरनाक होती है, तो आपने जिंक को ऊपर क्यों लगाया। हाँ, तो भाई ये समझो ना कि तुम पिटने वाले हो, सामने किसी तुमने लड़ाई मोल ली है, तुम्हें पीटने वाला है, ठीक है, लेकिन तुम अपने आगे अपने से हल्का कमजोर बंदा खड़ा कर दो। जैसे हिरणों में क्या होता है, हिरण में क्या होता है कि हिरण, सारे के सारे हिरण शेर के आसपास नहीं जाते, उसे पता है, उनको पता है कि शेर को भूख लगी है। लेकिन होता क्या है कि अगर सारे के सारे जब शेर दौड़ लगाना स्टार्ट करता है ना, बायोलॉजी की बात बता रहा हूं कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, लेकिन प्यारा कॉन्सेप्ट है, तो सारे के सारे हिरण क्या करते हैं, जान बचाने की कोशिश करते हैं। तो वो पता कब तक भागते हैं, वो उस शेर से दूर तब तक ही भागते हैं जब तक वो किसी एक हिरण को मारकर उसका मांस खा नहीं जाता, ठीक है, जब तक उसे वो चबा नहीं जाता है, उसकी डेथ नहीं हो जाती, डेथ नहीं कर देता, है ना। तो यही चीज होती है कि हिरण तब तक भागते हैं। और आप कभी मतलब देखना, चैनल्स अवेलेबल होते हैं यूट्यूब वीडियो में, चाहे आप देख लेना कि जब वो क्या होता है, ईटिंग कर रहा होता है ना, फ्लैश ईटिंग कर रहा होता है, तो अगल बगल उसके सारे के सारे जो हिरण होते हैं अगल बगल आ जाते हैं, और इवन उसके अगल बगल बैठ जाते हैं, उसके शेर के अगल बगल बैठ भी जाते हैं झुंड में, ठीक है। क्यों, क्योंकि उन्हें पता है कि अब उसका पेट भर गया, सारी की सारी कहानी खत्म हो गई, तो अब उसके बगल आके बैठ जाओ, कोई मतलब नहीं है ना, ज्यादा देर तक ना बैठना जब तक दूसरा आइटम लगे, ठीक है, दूसरा पीरियड जब तक लग रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है कि आप एक मेटल की प्लेट के ऊपर, मेटल आयरन हो गया, उससे ऊपर उससे ज्यादा रिएक्टिविटी का क्या कर देते हो, मेटल लगा देते हो। अब जिंक खराब हो जाता है, जिंक होता है, गैल्वेनाइजेशन का लिखा हुआ है तो वो जिंक ही है, तो जिंक आपने लगा दिया, जिंक खराब हो गया, तो उसने आयरन जो अंदर था उसको तो खराब होने से बचा लिया, वरना आयरन खराब होता ना, ये चीज हमें आ गया। तो जिंक की कोटिंग की जाती है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं जिंक कोट, ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं जिंक कोटिंग, ठीक है। आगे देखो, आगे लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ रेंसिडिटी। अब कॉन्सेप्ट ऑफ रेंसिडिटी क्या होता है, बहुत ध्यान समझना, मैं जरा यहां पे डेफिनेशन लिखने जा रहा हूं। तो इट इज डिफाइंड एज एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड लिपिड्स प्रेजेंट इन फूड आइटम, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड लिपिड्स प्रेजेंट इन फूड आइटम्स, so that they may get unfit for eating and has foul smelling। समझ में आ गया आपको। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, कॉन्सेप्ट ऑफ रेंसिडिटी क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड लिपिड्स।
एरियल ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, यानी फैट्स और लिपिड। आप जानते हो चिप्स का जो पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि चिप्स के पैकेट में लेज इतने कम क्यों आ रहे हैं, ठीक है, खैर अब जो भी है, ठीक है। तो तो यहां पे क्या होता है कि लेज के पैकेट में आपने कभी देखा होगा, है ना, कि फैट और लिपिड्स, बेसिकली वो फैट और लिपिड्स ही होते हैं, है ना, जो उसको फ्लफी नेचर का बनाते हैं, उसके अंदर फैट्स और लिपिड्स होता है। आपने देखा होगा ना, ऑयल ऑयल हाथ में लग भी जाता है, ठीक है, थोड़ा बहुत। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो फैट्स और लिपिड्स होते हैं जब उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, यानी यहां पर आपका क्या रखा हुआ है, मान लो आपके पास यहाँ पे डिश रखी हुई है ना, ये आपके पास खाना रखा हुआ है, भोजन है, ठीक है, आपका भोजन रखा हुआ है, ठीक है, भैया भोजन तो नहीं लग रहा, कुछ और ही लग रहा है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में यहां से क्या होता है, ऑक्सीजन आ जाती है, ठीक है, और यहां से क्या हो जाता है, वाटर आ जाता है, ठीक है। तो अब ऐसी कंडीशन में फूड क्या होगा, इसके अंदर जो फैट के और लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो खराब होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जो फैट्स और लिपिड्स होते हैं उनका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, यानी वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। और जैसे ही वो ऑक्सीडाइज होते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो फूड, जब वो फूड आइटम में प्रेजेंट होता है, जो फूड आइटम होता है, तो इसी वजह से क्या हो जाता है, वो अनफिट हो जाता है ईटिंग के लिए। और जब ईटिंग के लिए अनफिट हो जाता है तो वो फाउल स्मेल करने लगता है। फाउल स्मेल का मतलब हो जाता है बैड स्मेल करने लगता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है, हमारा फूड खराब हो जाता है, ठीक है। सीधी भाषा में अगर मैं आपसे बोलूं तो रेसिडिटी इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स और लिपिड। फैट्स और लिपिड्स का जो एरियल ऑक्सीडेशन होता है। अच्छा, एरियल क्यों बोला, एरियल इसलिए बोला क्योंकि जो ये ऑक्सीडेशन होता है ना वो सरफेस लेवल पे होता है, यानी आप समझ लो ये ऑयल्स और फैट्स के मॉलिक्यूल्स हैं, तो ऐसा नहीं कि अंदर के सारे फैट्स एक ही बार में खत्म हो जाएंगे ना, धीमे धीमे सरफेस वाइज सरफेस क्या होता रहता है, ये सारा का सारा काम होता रहता है। समझ में आ गया आपको? इसीलिए आपने देखा होगा मम्मी अम्मी कहती रहती हैं कि सब्जी को खुले में रखो, खाना जल्दी खा लो, एनीमे देखते देखते खाना ना खाओ, ठीक है। हाँ, साइंस की कक्षा का वीडियो लेक्चर देखते देखते खाना खा सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। खाना खराब नहीं होगा, खाना खराब होगा तो बुद्धि अच्छी हो जाएगी। क्या स्ट्रैटेजी है भैया? तो यहां पे देखो, अगला कॉन्सेप्ट हमारा होता है, लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा इस चैप्टर का है मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन, ठीक है। मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन किसका? रैंसिडिटी का। तो रैंसिडिटी को भाई बचाने के क्या तरीके हमारे पास होते हैं हम समझते हैं। तो पहला क्या होता है, उसमें से पहला जो हमारे पास होता है, फर्स्ट बाय एडिंग एंटी ऑक्सीडेंट्स लाइक BHT, BHA, ठीक है। तो BHA और BHT क्या होता है, बहुत ध्यान देखिएगा। BHT का मतलब होता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुएन, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुएन, ठीक है। और यहां पे BHA का क्या मतलब होता है, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। भैया ये तो एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, आपने क्यों पढ़ा दिया? अरे क्वेश्चन आता है मालिक, ठीक है, मालिक मालकिन, क्वेश्चन यहां से आता है। बीएचटी और बीएचए पर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर में आप चेक करना, ठीक है। यूपी बोर्ड वाले तो खासकर बहुत ध्यान सुनो, एग्जाम में सीधे आता है बीएचटी का फंक्शन क्या होता है, बीएचए का फंक्शन क्या होता है। तो ये क्या होते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? देखो ऑक्सीडेंट्स वो होते हैं, देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम लोग ऑक्सीडेंट्स भी कहते हैं, समझ में आ गया। रिड्यूसिंग एजेंट को हम लोग रिडक्टेंट्स भी कहते हैं, रिडक्टेंट्स, हाँ, ठीक है, DANTS, ठीक है, रिडक्टेंट्स। तो एंटीऑक्सीडेंट का क्या मतलब होता है? एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो ऑक्सीडेशन नहीं कराने देते, समझ में आ गया। सीधी भाषा में आप कह सकते हो एंटीऑक्सीडेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो ऑक्सीजन सामने जा रही है, यानी बला सामने जा रही है, उसको पकड़, कुछ लोग होते हैं ना, बला सामने जा रही है किसी और के लिए, उसको पकड़ लेते हैं, उसको अपनी तरफ मोड़ लेते हैं। भाई तुम उसे बर्बाद ना करो, हमें बर्बाद कर लो, उसको आबाद कर दो, समझ में आ गया ना। तो वही क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो बीएचए और बीएचटी फूड इंडस्ट्री में, यानी फूड टेक्नोलॉजी और फूड इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले तो भारी भरकम एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपके खाने में मिलाए जाते हैं। जो कैन वाले आइटम होते हैं, कभी चेक करना उनके पीछे ये लिखा रहता है, ठीक है, बड़ा खतरनाक सा नाम है, बट ये बीएचए और बीएचटी, ठीक है, लिखा रहता है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, खुद खराब हो जाते हैं। अगर ऑक्सीजन चली भी गई फूड आइटम में तो ये खुद खराब हो जाएंगे, लेकिन सामने जो फूड आइटम है, ठीक है, उसको खराब होने से बचा लेंगे,
ठीक, आई होप आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक, सेकंड नंबर पे हमारे पास होता है बाई प्रिजर्विंग इट इन एयर टाइट कंटेनर्स। ठीक है, तो अगर आप एयर टाइट कंटेनर में क्या करते हो, किसी फूड को प्रिजर्व करके रखते हो, तो ऐसी कंडीशन में भी आपका खाना जो होता है खराब होने से बच जाता है। कैसे? आप समझो कि आपके पास लेट्स सपोज दैट यहाँ पे क्या है, कैन है। ओहो कैन गुरुजी, नहीं ठीक है, तो बहुत ध्यान सुनना, तो ये कैन है, तो कैन ठीक है, अच्छा कैन है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है भाई, यहाँ पे भरी हुई है बियर, बियर नहीं भरी हुई है, नूडल्स भरे हुए हैं। ठीक है, बस बियर की बातें करो तुम, ठीक है, तो नूडल्स भरे हुए हैं, तो ऐसी कंडीशन क्या होता है, अगर इसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो रही है, धीमे धीमे आ रही है, ठीक है, तो खाना खराब हो जाएगा। तो इसीलिए जो कैंस होते हैं उनके अंदर से सारी सारी हवा निकाल दी जाती है और उनको सील कर दिया जाता है। ठीक है, तो उससे क्या होते हैं, वो जो एयर टाइट कंटेनर्स होते हैं, ठीक है, जो कैंस वगैरह आते हैं, कैन फूड आता है, तो उसके अंदर एयर जाती नहीं है, और जब तक एयर नहीं जाती ना, आप इसको सालों साल रखे रहो, आप कैन आइटम को सालों साल रखे रहो, वो कभी भी ऑक्सीडेशन से खराब नहीं होगा। यानी ऑक्सीडेशन का मतलब रैंसिडिटी उसमें कभी नहीं होगी, फूड कभी भी रैंसिड नहीं होगा। ठीक है, हाँ दूसरे कारण हो सकते हैं खराब होने के, ठीक है, किसके अंदर जो नूडल्स है, अब नूडल्स भी तो बने तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स नहीं है, वो हो सकता है रिएक्शन कर ले, खराब हो जाए, ठीक है, लेकिन हवा की वजह से खराब नहीं होगा, रैंसिडिटी नहीं होगी। समझ में आ गया ये चीज? तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला हमारे पास होता है थर्ड, बाई फिलिंग इनर्ट और लेस रिएक्टिव गैस। ठीक है, तो देखो इनर्ट और लेस रिएक्टिव गैस को फिल करने से किसमें किसी भी फूड आइटम में या फूड आइटम के अगल बगल अगर आप क्या करते हो, किसी इनर्ट या लेस रिएक्टिव गैस को फिल कर देते हो, तो ऐसी कंडीशन में भी आपका फूड खराब होने से बच जाता है। कैसे? गुरुजी एक एग्जांपल दे दूं, तो जैसे आपके पास क्या होता है, ये क्या होता है, ये आपके पास मान लो चिप्स का पैकेट है ना, चिप्स का पैकेट नहीं, लेस का पैकेट है, यस लेस है ना, लेस का पैकेट है। तो अब लेस के पैकेट में क्या होता है, कभी आपने देखा होगा पैकेट बहुत फूला रहता है, तो बेसिकली वो फूला क्यों रहता है, क्योंकि उसके अंदर कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस। आप नाइट्रोजन गैस ले सकते हो, आप क्या ले सकते हो, हीलियम गैस ले सकते हो, आप आर्गन गैस ले सकते हो, आर्गन गैस होती है, ठीक है, आप यहां पे क्या ले सकते हो, नियॉन गैस ले सकते हो। ठीक है, तो ये चारों में से आप कोई भी गैस ले सकते हो ना, बहुत ज्यादा भारी भरकम गैस जैसे क्रिप्टॉन, ठीक है, जिनॉन, ये सब भी इनर्ट गैसेस होती हैं, बट इनको नहीं लिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो इनर्ट गैसेस होती हैं उनका जो ऑक्टेट होता है, आई थिंक आपको ये शायद पता होगा कि जो इनर्ट गैसेस होती हैं उनका जो ऑक्टेट होता है, मतलब आउटर मोस्ट शेल, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, हीलियम को छोड़कर, हीलियम में आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में उसके सारी के सारी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल के बैलेंस होते हैं, वो उसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो 0 होती है, और जब रिएक्टिविटी 0 होती है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, वो किसी से रिएक्शन नहीं करता। अब अगर आपने लेस के पैकेट के अंदर, अब देखो नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होती है, बहुत सस्ती पड़ती है, नाइट्रोजन 78% के आसपास है, तो सस्ती पड़ती है, इसलिए हम लोग नाइट्रोजन का इस्तेमाल जनरली प्रिफर करते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप चाहो, अगर आपको कहीं से गैसेस मिल जाती हैं तो सेम ये वही काम करेंगी, बल्कि नाइट्रोजन से अच्छा काम करेंगी, है ना, लेकिन क्या होती है, महंगी होती है और नेचर में ट्रेसेस नहीं है। ठीक है, इसीलिए क्या करते हैं कि इनको प्रेफर नहीं करते हैं, नाइट्रोजन को प्रेफर करते हैं। ठीक, तो नाइट्रोजन आप समझ में आ गया ना, नाइट्रोजन क्या करता है, लेस रिएक्टिविटी, उसकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम होती है, रिएक्टिविटी इतनी कम होती है कि ऑक्सीजन आता है तो फूड आइटम से रिएक्शन ही नहीं कर पाता। समझ में आ गया? और बस उनका काम तो चलता ही रहता है, अंदर चाहे 4 टुकड़े भरो, चाहे 5 टुकड़े भरो, चाहे भरो ही ना। एक बार तो लेस का पैकेट लिया था, गिनती की उसमें 5 से 6, सिर्फ 5 से 6 टुकड़े निकले थे। मैंने कहा मतलब 1 रुपए का एक चिप्स बेच रहे हो क्या? आई डोंट नो यार। चौथे नंबर पे आपके पास क्या होता है, चौथे नंबर पे आप क्या कर सकते हो, जो हमारे पास फूड आइटम होता है उसको आप क्या कर सकते हो, किसी कूल प्लेस पे पुट कर सकते हो। ठीक है, तो भाई यहां क्या हो जाएगा, बाई टेकिंग या प्रिजर्विंग इट इन कूल एंड डार्क प्लेस। ठीक है,
आपने कई बार दवाओं के पीछे भी शायद लिखा ये देखा होगा कि दवा, क्रीम या जितने भी आइटम्स होते हैं जो आप अपनी बॉडी पे लगाते हो या खाते हो, अंदर ले जाते हो, तो ऐसी कंडीशन में उनको आप उनके पीछे देखना, पैकेट में लिखा रहता है कीप इट इन कूल एंड डार्क प्लेस। डार्क प्लेस भी लिखा होता है, ड्राई प्लेस भी लिखा होता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है? ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि अगर आप फूड आइटम को किसी ऐसी जगह पर रख देते हो जहां पे अंधेरा है, तो पहली बात तो वहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंच सकती। सूरज की रोशनी नहीं पहुंच सकती तो रिएक्टिविटी जो होगी वो कम हो जाएगी, ठीक है। ऐसे फिर क्या होता है कि अगर आप ठंडी जगह पर रखते हो, जैसे रेफ्रिजरेटर में रखते हो, है ना, यहाँ पे आप लिख सकते हो बाय टेकिंग इट इन रेफ्रिजरेटर्स या फ्रीजर्स, ठीक है। तो जो कोल्ड कंटेनर्स होते हैं वहां पर क्या होता है, सेम यही काम होता है कि जब आप उसको ठंडी जगह पर रख देते हो तो ठंडी जगह पे क्या होता है, उसके अगल बगल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टेम्परेचर डाउन जाता है। तो टेम्परेचर जब डाउन होता है तो उसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है, जो वाइब्रेशंस होते हैं, वो भी डाउन जाते हैं। और जब वो डाउन जाते हैं तो वो फ्रीज हो जाते हैं। आप समझ रहे हो ना, फ्रीज हो जाते हैं अपनी जगह पे। और जब वो अपनी जगह पे फ्रीज हो जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में ना उनके पास इतनी रिएक्टिविटी बचती है, एनर्जी बचती है कि वो फूड आइटम से रिएक्ट करें। थोड़ा बहुत हो भी जाता है ना, बट इतना स्टिल चलता नहीं है, ठीक है। आप फ्रीजर में क्या है, महीने 2 महीने थोड़ी रखोगे, 2-3 दिन ठीक है, ठीक है। खाने वाला आइटम जल्दी इंसान खा लेता है। तो यही चीज होती है कि वो खुद भी रिएक्टिविटी नहीं करते हैं, ना तो रिएक्टिविटी करने लायक बचते हैं, और जो बाहर से अंदर आ रहा होता है तो उसके लिए एक बाउंड्री का काम करते हैं। समझ लो ना, फूड आइटम है तो फूड आइटम के आसपास जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सब क्या हो जाते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी लगभग बहुत ही लो हो जाती है, लगभग 0 तो नहीं बोल सकते, बट हाँ 0 के आसपास हो जाती है, अप्रोक्सीमेट 0 हो जाती है। ऐसी कंडीशन में वो एक लेयर बना लेते हैं, ना वो खुद रिएक्शन करते हैं, ना सामने वाले को करने देते हैं, ना वो सामने वालों के लिए क्या करते हैं, एज अ बैरियर काम करते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, 4 मेथड्स हो गए, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे कहानी समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको यहाँ पे कहानी समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आप इसको बढ़िया तरीके से नोट करो और हम बढ़ते हैं आगे। तो अभी तक भाई हम लोगों ने यहाँ पे सारा का सारा चैप्टर कवर कर लिया है, ठीक है। तो आज ये हम लोग का भाई लास्ट वीडियो लेक्चर था इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। अब इस चैप्टर के बाद क्या होगा, आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस लेक्चर आएगा, ठीक है। 2 बैक टू बैक लेक्चर आएंगे, ठीक है। 45 मिनट के आसपास होंगे, तो कल या परसों में ड्रॉप हो जाएंगे, ठीक है। तो आप बढ़िया तरीके से उनको देख लेना, ठीक है। और आपका पूरा जितना भी उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है मैं वो कवर करा दूंगा, ठीक है। तो भाई यहां पर जाते जाते भाई क्या है, ठीक है, बहुत दिनों से दिल में क्या थी, एक बात थी, ठीक है। आप यहां तक आए, हमसे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस आपने पढ़ी, ठीक है, मतलब दिल खुश हो गया, ठीक है। तो मतलब आपको मेरी तरफ से भाई क्या है, बड़ा वाला थैंक यू। यहाँ पे भैया क्या बना रहे हैं, आप डोरेमोन बना रहे हैं, तुमको बना रहे हैं, ठीक है, मजाक कर रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको हमारे साथ भाई ये चैप्टर पढ़ के मजा आया होगा, ठीक है। तो अब इसके बाद 2 प्रैक्टिस सेशन आएंगे, उनको आप बढ़िया तरीके से देख लेना, ठीक है। और कोई दिक्कत अगर आपको इस वीडियो लेक्चर से होती है तो आप नीचे कमेंट में कमेंट कर सकते हो। आपको उसका प्रॉपर रीजन विद सॉल्यूशन आपको अगली वीडियो लेक्चर में मिल जाएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे अगले धमाकेदार वीडियो लेक्चर में लाइट, ठीक है। अब हम लोग फिजिक्स में आगे बढ़ेंगे, लाइट चैप्टर को कवर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।